हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल जिसके अंदर हमारे पास पेपर फर्स्ट चल रहा है और ये हमारे पास एक कंपलसरी पेपर है और पेपर का नाम हमारे पास एग्जाम में क्या देखने को मिलेगा, एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस। ठीक है, आज इसके अंदर हम यूनिट सेकंड की शुरुआत कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास एक लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है और ये लेक्चर हमारे पास आज यूनिट सेकंड के लिए एक बेसिक लेक्चर रहेगा। ठीक है, उससे पहले हम एक बार यूनिट सेकंड स्टार्ट करें, कुछ बेसिक्स जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं कि हमारे पास एमएससी फाइनल मैथ। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये पेपर फर्स्ट है। सबसे पहले ये हमारे पास पेपर फर्स्ट है। पेपर का नाम हमारे पास क्या है, एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस। ठीक है, ये हमारे पास एक कंपलसरी पेपर है और इसके अंदर बुक कौन सा रहने वाला है, जेपीएच का बुक रहने वाला है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फंक्शनल्स एनालिसिस एंड कैलकुलस इन बनाक स्पेस। तो अपने पास जो बुक है वो क्या है, फंक्शनल्स एनालिसिस एंड कैलकुलस इन बनाक स्पेस। अब हम ये जो सिलेबस पढ़ रहे हैं ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, तो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर 5 यूनिवर्सिटीज़ का नाम देख पा रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास शेखावटी यूनिवर्सिटी है, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर है, एमएसबी यूनिवर्सिटी भरतपुर है, ओपन कोटा है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी एनुअल और सेमेस्टर दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए ये हमारे पास सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, अब वो स्टूडेंट्स चाहे रेगुलर हो या वो प्राइवेट हो या वो अपने आप को नॉन कॉलेजिएट कैंडिडेट बोलता हो, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास सेम सिलेबस है, सेम एग्जाम में पेपर का पैटर्न है। मतलब मार्किंग भी 100 नंबर का पेपर होगा तो 100 का ही होगा। रेगुलर में और प्राइवेट में केवल डिग्री में लिख के अंतर रहेगा, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड का हमारे पास ऑफिशियली सिलेबस क्या है ये आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। नॉर्म लीनियर स्पेस, क्वेसेंट स्पेस ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस एंड इट्स कंप्लीटनेस, बनाक स्पेस एंड एग्जाम्पल, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्म लीनियर स्पेस ऑफ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्म, वीक कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपने अभी इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देखा ये हमारे पास क्या था, इसका ऑफिशियली सिलेबस था। तो आज आप हेडिंग डालोगे कि हमारे पास यूनिट सेकंड है। ठीक है भाई, यूनिट सेकंड है और इसके अंदर हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है और बुक कौन सा रहने वाला है, फंक्शनल्स एनालिसिस एंड कैलकुलस इन बनाक स्पेस। तो हम डालेंगे सबसे पहले हेडिंग से, ये हमारे पास जेपीएच बुक है, ये हमारे पास जेपीएच बुक है और ये हमारे पास पेज नंबर कितने से स्टार्ट है ये तो मैं देख के लिख लूँगा। इसी बुक के अंदर हमारे पास 5 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट भी इसी के अंदर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ जिसके अंदर हमारे पास लेक्चर्स 1 से लेके लेक्चर्स 11 तक बने हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकंड। ठीक है, एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन सेकंड का कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको पता है यूनिट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला पार्ट पूरा पढ़ेंगे, मिक्सिंग ना हो इसके लिए हम आगे वाला पार्ट भी पढ़ेंगे, मतलब इस पे सस्पेंस रहेगा, बाकी आपको तीनों देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज आप हेडिंग डालोगे कि हमारे पास फंक्शनल्स एनालिसिस के अंदर यूनिट सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास यूनिट सेकंड है और यूनिट सेकंड का सिलेबस अगर आप देखोगे तो वो होता है नॉर्म लीनियर स्पेस से स्टार्ट होता है। तो आप हेडिंग डाल लो, लेक्चर्स नंबर हमारे पास आज इसका 1 है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास इसके सिलेबस में पहला टॉपिक है नॉर्मल लीनियर स्पेस। पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, नॉर्मल लीनियर स्पेस। तो हमारे पास बुक्स में ये चैप्टर नंबर 2 का है। ठीक है भाई, ये हमारे पास बुक्स में चैप्टर नंबर 2 का है, नॉर्मल लीनियर स्पेस और बनाक स्पेस। तो आप हेडिंग डाल लो कि जेपीएच बुक है, जेपीएच की बुक में हमारे पास पेज 17 के ऊपर है। जेपीएच की बुक है हमारे पास, ये चैप्टर नंबर 2 है, पेज 17 से स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 2 है और ये हमारे पास यूनिट सेकंड का हिस्सा है। ठीक है, देखो पहला टॉपिक लिखना मत एक बार, सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास है नॉर्म लीनियर स्पेस।
पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, नॉर्म लीनियर स्पेस। यस, नॉर्म लीनियर स्पेस, और हर बार आगे ईडी लगा देना, नॉर्म लीनियर स्पेस। इसको शॉर्ट में NLS भी मैं बोल सकता हूं। तो सबसे पहले यही लिख लो कि इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, NLS, नॉर्म लीनियर स्पेस। ठीक है, उससे पहले हम नॉर्म लीनियर स्पेस स्टार्ट करें, कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि ये लीनियर स्पेस क्या होता है। ठीक है भाई, सबसे पहले हमारे पास तो बेसिक सा टॉपिक डालोगे कि ये हमारे पास है लीनियर स्पेस क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये डेफिनेशंस लिखोगे, हमारे पास है लीनियर स्पेस क्या होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप लीनियर स्पेस बोल सकते हो या आप इसे वेक्टर स्पेस भी बोल सकते हो, या आप इसे वेक्टर स्पेस भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये अपने MSc फाइनल में पहले वाला पेपर जो एडवांस सब्सट्रैक्ट अलजेब्रा चला करता था, उसके अंदर आप यूनिट 5 के अंदर लीनियर स्पेस या वेक्टर लीनियर स्पेस ये आपका अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है। BSc फाइनल के अंदर भी कि वहाँ रैखिक हुआ करता था, ये लीनियर स्पेस या सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस है। ठीक है, हिंदी में आपने जरूर चैप्टर सदिश समष्टि नाम सुना होगा। इसका सिंबल होता है V/F। इसका सिंबल क्या होता है भाई, V/F है, जहां V हमारे पास वेक्टर है, F हमारे पास फील्ड है। तो वेक्टर में हमारे पास सदिश बोलते हैं, फील्ड में हमारे पास स्केलर आते हैं जिसे अदिश बोलते हैं। तो देखिए, हमें पीछे का नहीं लिखना है, हम क्यों लिख रहे हैं इस लीनियर स्पेस को। तो जो आज हमारे पास MSc फाइनल में टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, नॉर्म लीनियर स्पेस, उसमें सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई ये हमारे पास लीनियर स्पेस क्या होता है। तो पीछे का बस थोड़ा सा याद रखना है कि लीनियर स्पेस क्या होता है। इसका दूसरा नाम वेक्टर स्पेस भी बोला जाता है, और इसका सिंबल होता है V/F। ठीक है, इसका सिंबल होता है V/F है, जहां V हमारे पास वेक्टर है, जहां V हमारे पास वेक्टर है, और नॉर्मली हम बोलते हैं U वेक्टर V वेक्टर बिलोंग करता है V के अंदर। F हमारे पास फील्ड है, F हमारे पास फील्ड है जिसके अंदर स्केलर लेते हैं, अल्फा बीटा बिलोंग करते हैं F के अंदर, और ये फील्ड है, ये हमारे पास से रियल नंबर की भी हो सकती है और ये हमारे पास से कॉम्प्लेक्स नंबर की भी हो सकती है। ठीक है, फील्ड हमारे पास से रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों ही प्रकार के मार्क्स नंबर की हो सकती है। मतलब हम यहाँ जो अल्फा बीटा लें वो रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों ही नंबर हो सकते हैं। तो याद रखोगे, जैसे ही वर्ड दिखाई दे जाए लीनियर स्पेस, देखो ध्यान से सुनो, इस सेकंड यूनिट की स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक यूनिट है, मैं आपको इतने अच्छे से बताऊंगा। अगर आपका यूनिट फर्स्ट पढ़ा हुआ है तो कहीं भी इस यूनिट में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हमारा टॉपिक नॉर्म लीनियर स्पेस था। उससे पहले हम एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लीनियर स्पेस ही होता क्या है। तो मैंने सिर्फ इतना सा बताइए, MSc प्रीवियस के अंदर और BSc फाइनल के अंदर आप सदिश समष्टि पढ़ चुके हो। इसी को इंग्लिश में वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस कहते हैं। इसका सिंबल हमारे पास V/F होता है, जहां V हमारे पास वेक्टर होता है, F हमारे पास फील्ड होती है। वेक्टर हमेशा हम UV बिलोंग लेंगे कैपिटल V के अंदर, और फील्ड में हमेशा स्केलर लेंगे, अल्फा बीटा, तीसरे की जरूरत पड़ी तो गामा वगैरह ले लेंगे, ये हमेशा बिलोंग करेगा F के अंदर। अब ये हमारे पास फील्ड है, ये रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो ऐसे भी दे सकता है V/R, ऐसे भी लिख के दे सकता है V/R, R मतलब रियल नंबर में, या V/C कॉम्प्लेक्स नंबर में भी दे सकता है। ठीक है, तो वहां हमारे पास वन स्टेप टेस्ट कैसे होता है। तो आप केवल परिवेश का हिस्सा केवल इतना सा लिखोगे कि अगर हमारे पास UV बिलोंग करते हैं कैपिटल V के अंदर, तो आप ये बोलोगे कि अल्फा इंटू U प्लस बीटा इंटू V भी बिलोंग करेंगे हमेशा वेक्टर के अंदर, और एवरीवेयर अल्फा बीटा बिलोंग करते हैं स्केलर F के अंदर, सॉरी फील्ड F के अंदर। और फील्ड F है वो हमारे पास रियल और कॉम्प्लेक्स ही हो सकती है। मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब जब हमारे पास वेक्टर V आएगा तो हम U और V ही मानेंगे वेक्टर के अंदर। जब जब हमारे पास बारी आएगी F में मानना, तो हम बोलेंगे अल्फा बीटा बिलोंग करता है F के अंदर। तो यहाँ से याद रखोगे कि एक स्केलर एक वेक्टर प्लस एक स्केलर एक वेक्टर, ये बिलोंग करता है ऑलवेज वेक्टर के अंदर।
ऑलवेज वेक्टर के अंदर या सदिश के अंदर, ये हमारे पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी। वेक्टर स्पेस की खुद डेफिनेशन थी, शायद चैप्टर नंबर 8 हुआ करता था बीएससी फाइनल में। खुद सदिश समष्टि की परिभाषा यही होती थी, अल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग करना चाहिए वेक्टर वी के अंदर। ठीक है, अब देखिए हमको इसको एमएससी फाइनल में कन्वर्ट करना है, हमें एमएससी फाइनल में कन्वर्ट करना है। तो ये रहेगा, तो देखो वेक्टर का वेक्टर ही, बस इसको मैं कैपिटल एक्स लिख लूंगा, ये हमारे पास रहेगा तो क्या वेक्टर ही, इसको हम क्या बोलेंगे कैपिटल एक्स से। तो यूवी की जगह क्या बोल देंगे एक्स वाई बिलोंग करते हैं एक्स के अंदर, और स्केलर हमारे पास हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो एल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू वाई बिलोंग करेंगे एक्स के अंदर। एवरीवेयर एल्फा बीटा बिलोंग करेंगे, फील्ड एफ भी हो सकती है या आप आर भी बोल सकते हो। आर का मतलब हमारे पास है रियल नंबर में भी जा सकती है, या ये बिलोंग कर सकती है सी के अंदर भी, या फिर ये हमारे पास बिलोंग कर सकते हैं एल्फा बीटा रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो यानी हमारे पास है, इससे पहले कि हम नॉर्म लीनियर स्पेस पढ़ें, हमें एक बार सीख लिया है कि लीनियर स्पेस एक्चुअली क्या होता है, या लीनियर स्पेस की बजाय वेक्टर स्पेस एक्चुअली क्या होता है। तो आप यही बोलोगे V ओवर F, एक वेक्टर और एक स्केलर। तो ये हमारे पास यू वी वेक्टर है, एल्फा बीटा स्केलर है। रिलेशन कैसे होता है, एल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग करेंगे वेक्टर के अंदर, एवरीवेयर एल्फा बीटा स्केलर एफ के अंदर। और एफ एक फील्ड है, फील्ड हमारे पास रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। कहने का मतलब मैं लीनियर स्पेस देख के मैं इस शब्द को काम में ले सकता हूं। अगर एमएससी फाइनल में ढालते हैं तो हम एक्स ऑफ आर बोल सकते हैं। वी की जगह हमने एक्स शिफ्ट कर लिया, फील्ड को हमने रियल नंबर आर ले लिया, इससे ज़्यादा हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कोशिश यही करनी है कि हम V ओवर F ही लेवें। ठीक है, तो अब हम बिल्कुल तैयार हैं कि नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ने के लिए। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जब जब हमारे पास लीनियर स्पेस आ जाए तो समझ लेना वेक्टर और स्केलर दोनों आएंगे, वेक्टर और स्केलर हमारे पास दोनों आएंगे, और V ओवर F एक प्रकार से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई लीनियर स्पेस की। ठीक है, और अब हमें पढ़नी है ये नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होता है, जिसको मैं शॉर्ट में N डॉट L डॉट ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार इसकी परिभाषा लिखने से पहले मैं वापस आपको यूनिट फर्स्ट का याद दिलाऊंगा, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में पढ़ा चुका हूं और मैंने वहां ये बताया था कि जैसे जैसे आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर्स में जाते जाओगे धीरे धीरे आपको थ्योरम्स वगैरह समझ में आती जाएंगी, और आपने भी शायद ईमानदारी से आगे आगे पढ़ते गए होंगे तो अच्छे से समझ में आते होंगे। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको पीडीएफ में थ्योरम वगैरह दी थी। अगर आप मेरे ही पीडीएफ से लिखा हुआ काम चलाओगे तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, आप खुद से आपको हाथ से उसके अंदर लिखना है, अपने जो नोट्स बनाए हैं बाकी थ्योरम का उसी के साथ लिखना है। ठीक है, केवल मैं इतना सा याद दिलाना चाहूँगा कि यूनिट फर्स्ट के अंदर आपने मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन जरूर पढ़ी थी, है ना भाई, आपने मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन जरूर पढ़ी थी। सिंबल कैसे होता था इसका, एक्स ऑफ डी। देखिए, इसी मेट्रिक स्पेस को कन्वर्ट करके हम नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशंस बताना चाहेंगे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई मेट्रिक स्पेस की को किस प्रकार से डिनोट करते थे आप, एक्स ऑफ डी। वहाँ डी क्या हुआ करती थी, मैपिंग हुआ करती थी, कैपिटल एक्स क्रॉस कैपिटल एक्स टू रियल नंबर, और चार प्रॉपर्टी हुआ करती थी। M1 प्रॉपर्टी, डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल 0। मेट्रिक की सेकंड प्रॉपर्टी, डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, और ये सिंबल हुआ करता था एक्स इज इक्वल टू वाई। M3 प्रॉपर्टी क्या होती थी, डी एक्स वाई है वो इक्वल होता था डी वाई ऑफ एक्स के। एंड M4 प्रॉपर्टी क्या होती थी, डी एक्स वाई है वो डी एक्स जेड, ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी बोला जाता था, डी जेड और वाई, डी जेड और वाई। और एवरीवेयर एक्स वाई जेड किसके अंदर बिलोंग करते थे, इस एक्स के अंदर। एवरीवेयर एक्स वाई जेड किसके अंदर बिलोंग करते थे, इस एक्स के अंदर। मतलब अगर आपके ये थोड़ी सी परिभाषा याद है मेट्रिक स्पेस की, तो हम नॉर्मल लीनियर स्पेस की डेफिनेशंस बहुत ही आसान भाषा में लिख सकेंगे। ठीक है,
तो वहाँ आपकी ऑफिशियली जो लैंग्वेज है वो यूनिट फर्स्ट के लेक्चर्स 1 में ही दिखाई दे जाएगी, जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ देखने के बाद ही आप इस यूनिट सेकंड का फर्स्ट लेक्चर देखोगे। ठीक है, तो चलिए अब हमें लिखना है नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाना होगा, लीनियर स्पेस कौन है। तो हम लिखेंगे कि लेट वी ओवर एफ। देखिए मैं इसकी दो प्रकार से परिभाषा लिखूंगा, एक तो ऑफिशियली लैंग्वेज और दूसरा अपने पास जो बुक्स में हम रेगुलरली कौन सा काम में लेंगे वो। तो हमने बोल दिया वी ओवर एफ। बताइए भाई वी ओवर एफ को मैं क्या बोलूं, लीनियर स्पेस बोलूं या नॉर्म लीनियर स्पेस बोलूं। तो अभी हमने सीखा था कि एक वेक्टर और एक स्केलर क्या कहलाएगा, लीनियर स्पेस कहलाएगा। तो लिख दो लेट वी ओवर एफ इज ए लीनियर स्पेस, इज ए लीनियर स्पेस या इज ए वेक्टर स्पेस वेयर ये जो फील्ड एफ है उसके बराबर आप रियल नंबर ले लो, वेयर फील्ड एफ है उसके बराबर आप रियल नंबर ले लो। देन ए मैपिंग। अब रुक जाओ आप मैपिंग के अंदर, यहां मैपिंग क्या थी भाई, डी बिलोंग अक्स क्रॉस अक्स टेस्ट टू आर। यहां आएगा इस प्रकार का साइन, डॉट बिलोंग वी टेस्ट टू आर, बिलोंग वी टेस्ट टू कैपिटल आर। ठीक है, समझना आप इस बात को कि जो मेट्रिक स्पेस का साइन है, मेट्रिक स्पेस का साइन है वो होता है डी, सच दैट अक्स क्रॉस अक्स टू रियल नंबर होना चाहिए। तो मेट्रिक, ये तो मेट्रिक स्पेस के लिए तो डी आ गया। नॉर्म का साइन क्या होता है, तो आप याद रखना डबल का मोड होता है। जैसे ये तो मॉडुलस बोला जाएगा, आप 2 बार लगा दो और इसके बीच में कुछ ऐसा दिखा दो। आगे चल के तो कुछ लिखेंगे, जब तक कुछ नहीं लिखते हैं तब तक आप डॉटें दिखा दो। ऐसे छोड़ते हो खाली तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ और समझ में आना आ जाए इसलिए आप एक छोटा सा डॉट लगा दो बीच में। ये हमारे पास होता है नॉर्म का साइन। ये डी क्या होता है, मेट्रिक का साइन। ये किसका साइन होता है, नॉर्म का साइन। और आगे जाएगा मतलब इसका रेंज है वो रियल नंबर की ओर ही जाएगा। इसका रेंज है, इसमें भी रियल नंबर की ओर जाता था और इसमें भी रियल नंबर की ओर ही जाएगा। तो बोलेंगे देन ए मैपिंग नॉर्म। अब इसको क्या रीड करते हुए चलोगे, नॉर्म बिलोंग वी टेस्ट टू आर इज सेड टू बी नॉर्म, इज सेड टू बी नॉर्म, ओनली नॉर्म बोलोगे। इज सेड टू बी नॉर्म इफ इट हैव फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, इफ इट हैव फॉलोइंग पोस्टुलेट, इफ इट हैव फॉलोइंग पोस्टुलेट से, या आप इसको एक्सॉम भी बोल सकते हो। तो आपने यूनिट फर्स्ट लिख रखी है, उसका लेक्चर्स 1 अपने नोट्स में देखोगे। मेट्रिक की डेफिनेशन से साथ साथ कंपेयर करते चलो। वहां क्या होता था कि लेट कैपिटल एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ए मैपिंग डी बिलोंग एक्स क्रॉस एक्स टेस्ट टू आर इज सेड टू बी मेट्रिक, इज सेड टू बी मेट्रिक इफ इट हैव फॉलोइंग पोस्टुलेट्स या एक्सॉम्स। तो सेम डेफिनेशन हमारे पास ये आ गई। नॉर्म लीनियर स्पेस को लिखने से पहले आपको लीनियर स्पेस लिखना होगा। तो हमने लिख दिया कि लेट वी और एफ इज ए लीनियर स्पेस वेयर, जो फील्ड है देखो ये किसका काम करेगा, वेक्टर का। ये किसका काम करेगा, फील्ड का। फील्ड है वो हमने मान लिया कि रियल नंबर के अंदर है। फील्ड हमने क्या मान लिया, वो रियल नंबर के अंदर है। देन ए मैपिंग नॉर्म बिलोंग वी टेस्ट टू आर इज सेड टू बी नॉर्म, इज सेड टू बी नॉर्म इफ इट हैव फॉलोइंग पोस्टुलेट्स या एक्सॉम्स। और इस पोस्टुलेट्स या एक्सॉम्स का मतलब क्या होता है, अब मैं इसके नीचे जितनी भी कंडीशंस लिखूंगा वो 100% उसका पालन होना आवश्यक है। यस, अब इसके नीचे हम जितनी भी कंडीशंस लिखेंगे उसका 100% पालन होना आवश्यक है। तो हम यहाँ 4 कंडीशंस लिखेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ हम 4 कंडीशंस लिखेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। जिस प्रकार आपने मेट्रिक की लिखी थी, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 और कंडीशन 4। फिर हमने साथ साथ एम लगा लिया था। एम का मतलब मेट्रिक की फर्स्ट कंडीशन, M2 का मतलब मेट्रिक की सेकंड कंडीशन। यहाँ क्या चल रहा है हमारे पास, नॉर्म। तो हम लिखेंगे सबसे पहले नॉर्म की फर्स्ट कंडीशन, आप लिखोगे N1।
ठीक है। और साइन क्या होता है इसका, डबल मोड होता है एक प्रकार से। अब इसे डबल मोड नहीं, आप इसे नॉर्म ही बोलोगे। पहली कंडीशन तो ये है हमारे पास v ग्रेटर 0 होना चाहिए। पहली हमारे पास कंडीशंस क्या है, v ग्रेटर 0 होना चाहिए। एवरीवेयर v बिलोंग करेगा वेक्टर v के अंदर। नॉर्म की हमारे पास सेकंड कंडीशंस क्या है कि नॉर्म ऑफ v इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ, तो दोनों तरफ का साइन लगाएंगे, v इज इक्वल टू 0। यहाँ भी एवरीवेयर v बिलोंग करेगा वेक्टर v के अंदर, ठीक है। नॉर्म की थर्ड कंडीशन ये है हमारे पास कि नॉर्म के अंदर अगर एल्फा इंटू v आ जाए तो आप एल्फा को बाहर निकाल लीजिए, मॉड्यूलस लगा के नॉर्म को बाहर निकाल लीजिए। एवरीवेयर एल्फा स्केलर है, ये तो बिलोंग करेगा r के अंदर और v बिलोंग करेगा v के अंदर, ठीक है। ध्यान देना, नॉर्म के अंदर एल्फा है तो यहाँ केवल मॉड्यूलस निकाल के लाएंगे, ऐसे भी नहीं छोड़ना है और आपको 2 बार भी नहीं लगाना है। ये एक स्केलर है, इसको हमेशा मोड का साइन लगा के लेके आएंगे। तो ये स्केलर किस में जाएगा, फील्ड के अंदर। चाहो तो आप f लिख सकते हो, पर हमने पहले लिख दिया कि f इज इक्वल टू r। तो ये तो इस रियल स्केलर है, ये तो रियल नंबर में चला जाएगा। v है वो वेक्टर v में चला जाएगा। नॉर्म की फोर्थ कंडीशन क्या हो जाएगी कि u प्लस v है वो हमेशा नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v, एवरीवेयर u और v बिलोंग करेंगे वेक्टर v के अंदर। एवरीवेयर u एंड v बिलोंग करेंगे वेक्टर v के अंदर। और ये प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी कहलाती है, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉर्म कहलाएगा। एंड साइन, और ये जो साइन है वेक्टर के साथ कि v और ये नॉर्म का साइन है, ये हमारे पास कहलाएगा नॉर्म लीनियर स्पेस। इज सेड टू बी नॉर्म लीनियर स्पेस। ये हमारे पास क्या कहलाएगा भाई, नॉर्म लीनियर स्पेस कहलाएगा। यस, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉर्म लीनियर स्पेस कहलाएगा, ठीक है। तो सेम कंपैरिजन करें हम मैट्रिक के साथ, तो पहले ये मैट्रिक कहलाती थी, लास्ट में अक्स और डी क्या कहलाता था, मैट्रिक स्पेस कहलाता था। तो ये सिंबल अक्स ऑफ डी किसका है, मैट्रिक स्पेस का। ये सिंबल वी ऑफ नॉर्म किसका आ जाएगा, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस का। किसका सिंबल आ जाएगा भाई, नॉर्म लीनियर स्पेस का। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि वी और ये नॉर्म, ये हमारे पास कहलाता है नॉर्म लीनियर स्पेस कहलाता है, ठीक है। 4 कंडीशन है। N1 का मतलब नॉर्म लीनियर स्पेस की फर्स्ट कंडीशन, नॉर्म की सेकंड कंडीशन, नॉर्म थर्ड कंडीशन एंड नॉर्म फोर्थ कंडीशन। देखो मैट्रिक में क्या होता था कि ग्रेटर और इक्वल दोनों में ही 0 होते थे। यहाँ हमने 2 बार दिखा दिया कि वी पहले तो ओनली ग्रेटर 0, फिर सेकंड बराबर 0 होगा इफ एंड ओनली इफ। आप चाहो तो यहाँ IFF लिख सकते हो, मैंने यूनिट फर्स्ट में बहुत बार ये समझाया था, v इज इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन ऐसे आएगी, नॉर्म की एल्फा v है नॉर्म के अंदर तो एल्फा मॉड्यूलस लग के आ जाएगा, इसे ध्यान रखना भाई। और ये v एल्फा स्केलर है, ये r में चला जाएगा, v है वेक्टर v के अंदर चला जाएगा। और ये प्रॉपर्टी नॉर्म ऑफ u प्लस v, नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v ट्रायंगुलर इनइक्वलिटीज कहलाती है। और ये सिंबल ही हमारे पास क्या कहलाता है, नॉर्म लीनियर स्पेस कहलाता है। ये सिंबल ही हमारे पास क्या कहलाता है, तो v और नॉर्म इज सेड टू बी नॉर्म लीनियर स्पेस का कहलाता है। हमेशा u और v जाएंगे वेक्टर के अंदर, और मान लो यहाँ बीटा नहीं है, अगर एल्फा बीटा होता वो सब जाते हैं फील्ड f के अंदर, और f हमारे पास यहाँ रियल नंबर का r है। तो यहाँ आपने f ऑफ r लिख लिया, या आप f ऑफ r लिख सकते हो, देन ए मैपिंग दिस। और यहाँ मैट्रिक में ऐसे मैपिंग हुआ करती थी, इसमें नॉर्म बिलोंग v टेस्ट टू r, और v को क्या रीड करके चलोगे, वेक्टर, भले ही यहाँ सिंबल कोई दूसरा हो, ठीक है। अब बताइए इस वर्ड का मतलब क्या हो गया, पोस्टुलेट्स या एक्सियोम का, कि 100% ये चारों कंडीशंस, मतलब पोस्टुलेट्स वर्ड क्या कहता है, हिंदी में इसे अभिग्रहित बोलते हैं। इस शब्द का मतलब होता है कि इसके नीचे जितनी भी कंडीशंस लिखी हुई होंगी, जैसे हमने 4 लिखा है N1 N2 N3 एंड N4, तो चारों का पालन होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि बीच में एक मिस होगी तो हम इसको बोल देंगे NLS कहलाता है या नॉर्म लीनियर स्पेस कहलाता है, ऐसा नहीं होगा।
अगर ये वर्ड लिखा हुआ है तो 100% चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक भी प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम बोल देंगे देखो भाई ये नॉर्मल लीनियर स्पेस नहीं है। ठीक है, तो लगभग ये जो प्रॉपर्टियां हैं मेट्रिक की 1 2 3 4 इनसे मिलती जुलती सी ही हैं, बस इसके अंदर ये नहीं है, इसके अंदर ये नहीं है, तो इसके अंदर एल्फा वाली आ गई और बाकी लगभग एक जैसी सी हैं। तो मेट्रिक में और लीनियर में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा बस सिंबल का फर्क है। तो इससे आपकी क्या यूनिट फर्स्ट भी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि किस प्रकार से आपको वहाँ थ्योरम्स वगैरह प्रूफ ही करना था। ठीक है भाई, तो आप बिल्कुल हेडिंग डाल रखिए अपनी, आप एकदम रेडी हो नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन से लिखने के लिए। अब मैं ये पहले तो NLS हटा लेता हूँ, समझ गए ना, अपन नॉर्म लीनियर स्पेस को शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो एग्जाम में डेफिनेशंस कैसे करके आओगे, अगर पूछ लिया कि डिफाइन नॉर्मल लीनियर स्पेस, फिर इसका एग्जाम्पल भी देंगे बाद में, पहले ये देख लो डिफाइन नॉर्मल लीनियर स्पेस। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या है कि यहाँ नॉर्म आ जाएगा और यहाँ हमारे पास ही वेक्टर आ जाएगा, यहाँ हमारे पास ही वेक्टर आ जाएगा। इसको शॉर्ट में हम NLS यानी नॉर्म लीनियर स्पेस बोलते हैं। मैं बार बार ये याद दिला रहा हूँ ताकि हम धीरे धीरे जैसे जैसे इस यूनिट सेकंड के आगे लेक्चर्स में बढ़ते जाएं और मैं शॉर्ट में NLS लिखता जाऊँगा, इससे हमारा भी टाइम बचेगा और आपको भी समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन है कि लेट V ओवर F इज ए लीनियर स्पेस वेयर F ऑफ फील्ड है वो रियल नंबर के इक्वल है, तो देन ए मैपिंग नॉर्म बिलोंग V टेस्ट टू R इज सेड टू बी नॉर्म इफ इट हैव फॉलोइंग पोस्टुलेट्स या एक्सियोम्स। और इसका मतलब होता है नीचे जितनी भी कंडीशंस लिखी हैं उसका 100% पालन होना आवश्यक है। तो कंडीशन 1 2 नॉर्म की कंडीशन N1, नॉर्म की कंडीशन N2, नॉर्म कंडीशन N3 और नॉर्म की कंडीशन N4। यहाँ तक तो ये क्या कहलाता है, नॉर्म कहलाता है। और जैसे इसके साथ ये लगा दूंगा V और ये सिंबल ब्रैकेट में आ गई तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉर्म लीनियर स्पेस कहलाएगा। ठीक है, एक हमारे पास ये डेफिनेशन हो गई नॉर्म लीनियर स्पेस की। अब आप दोबारा टॉपिक यही डालो, यस मैं दूसरे और सिंबल में लिखवा देता हूं ताकि अगर क्वेश्चंस में घुमा के भी पूछ लिया जाए तो हमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो सेकंड आप लिखोगे, मैं तो इसी में संशोधन करूंगा या थोड़ा सा ठीक कर दूंगा। सेकंड डेफिनेशन आप दोबारा से लिखो कि नॉर्म लीनियर स्पेस क्या कहते हैं। तो मैं यहाँ वेक्टर V की जगह कैपिटल अक्स लेना चाहूँगा। हो सकता है बुक में वेक्टर V की जगह आपको क्या दे दे, अक्स दे दे, और F की जगह आपको R दे दे, F की जगह आपको क्या दे दे, R रियल नंबर दे दे। तो इस सिंबल का मतलब ही ऐसे हो गया वेक्टर स्पेस x और ए फील्ड R, पर आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि हम तो एक प्रकार से रट ही लेते हैं कि देखो ये वेक्टर होती है और ये फील्ड होती है। तो अभी भी मैंने बताया था ना कि V का सिंबल बदल के हमने x कर दिया, F का सिंबल बदल के हमने R कर दिया, माना जाएगा ये वेक्टर ही और ये फील्ड ही। तो जब जब ऐसे सिंबल आ जाते हैं, जैसे मान लो कोई भी सिंबल सडनली ऐसे आ गया B ओवर A, तो अपने आप माना जाएगा ये वेक्टर है और ये इसका स्केलर है और ये खुद एक लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस कहलाता है। तो जरूरी नहीं कि हमें सीधा सीधा V ओवर F ही लिख के दे। आज सिंबल मैंने बदल के क्या कर दिया कि लेट x ओवर R इज लीनियर स्पेस, देन ए मैपिंग V की जगह क्या आ जाएगा, x टेस्ट टू R इज सेड टू बी नॉर्म इफ इट हैव फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। तो जहां जहां V है उसकी जगह आप क्या कर दोगे, कैपिटल X कर दो। ठीक है, अब देखो ऐसे तो है नहीं कि X करोगे यहाँ V करोगे, तो यहाँ छोटा x लिख दो, यहाँ आप लिख दो x और बताओ एवरीवेयर x किसके अंदर गया, कैपिटल X के अंदर। सेकंड कंडीशन से x इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0, एवरीवेयर x किसके अंदर बिलोंग करेगा, V के अंदर बिलोंग करेगा। एल्फा इंटू x, स्केलर को ऐसा कैसा रहने देना, एल्फा इंटू x, और ये एल्फा हमारे पास इस R के अंदर जाएगा और x हमारे पास किसके अंदर जाएगा, x के अंदर जाएगा। x हमारे पास किसके अंदर जाएगा, कैपिटल X के अंदर जाएगा। यहाँ u और v की बजाय आप दो सिंबल x और y ले लो, यहाँ x और y ले लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास x और ये आ जाएगा हमारे पास y। एवरीवेयर x y बिलोंग करेंगे x के अंदर,
एवरीवेयर अक्स वाई बिलोंग करेंगे अक्स के अंदर, ठीक है। और देन अक्स और ये नॉर्म का साइन, कैपिटल अक्स और नॉर्म का साइन क्या कहलाएगा, तो यहां भी बदल लो, कैपिटल अक्स और नॉर्म का साइन हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉर्म लीनियर स्पेस कहलाएगा। ये अपने पास ऑफिशियली डेफिनेशन है। तो अगर हो सकता है आपको बुक में वी यू वी लगा के दे दे, वेक्टर वी ओवर एफ दे दे, क्यों भाई थ्योरम में लिखते वक्त उसके कोई शर्म नहीं है। हालांकि मोस्ट ऑफ टाइम्स में अक्स ओवर आर लिख के देगा। तो यहाँ देखो अक्स अपने आप क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। यहाँ आर क्या कहलाती है, हमारे पास है फील्ड कहलाती है। यहाँ ये हमें सीधे सीधे दिखाई दे जाते हैं कि रे देखो ये वेक्टर है और ये फील्ड है, जबकि यहाँ हमें सीधे सीधे दिखाई नहीं देंगे। इसके लिखने के तरीके से ये मान के चलेंगे कि ये लीनियर स्पेस है या वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे लीनियर स्पेस है, लीनियर की जगह आप वेक्टर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब बताइए यहाँ अक्स है, ये एक नॉर्मल अक्स नहीं है, ये क्या है, एक वेक्टर है। ये अक्स क्या है, एक वेक्टर है। ये एल्फा क्या है, एक स्केलर है, ठीक है। तो अब दूसरी डेफिनेशन ये लिख लो कि नॉर्म लीनियर स्पेस को इस प्रकार से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप सिंबल वी ही बदल के याद रखोगे। अब मैं बार बार यही परिभाषा काम में लूंगा, कभी तो मैं अक्स और वाई वाले ले लूंगा, कभी मैं यू वी ले लूंगा, जानबूझ के मैं कभी यहाँ वी ओवर एफ ले लूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। पहले तो आप ये डेफिनेशन डालो कि ये हमारे पास क्या होती है, नॉर्म लीनियर स्पेस की होती है, ठीक है। इसके नीचे एक छोटा सा नोट लगाओ, इसके नीचे छोटा सा नोट लगाओ और लिखो कि इफ कंडीशन सेकंड यानी N2 इज ड्रॉप, यानी हमने इसको छोड़ दिया, देन अक्स और नॉर्म इज सेड टू बी नॉर्म लीनियर स्पेस, नॉर्म लीनियर स्पेस। देखो ये खुद वर्ड्स क्या कहता है पोस्टुलेट्स का, कि 100% इसके नीचे लिखी हुई कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब मैंने क्या बोल दिया कि सेकंड कंडीशन को आप ड्रॉप कर दो, यानी इसको आप भगा दो, गायब कर दो, मिस कर दो, जो भी आपको अच्छा लगे। अब अगर आपने सेकंड कंडीशंस को ड्रॉप कर दिया या छोड़ दिया तो क्या ये हमारे पास नॉर्म लीनियर स्पेस कहलाएगी, नो, क्योंकि इस वर्ड की वैल्यू गिर जाएगी। ये वर्ड अपने आप में क्या कहता है कि नीचे लिखी सभी कंडीशन का सेटिस्फाई होना आवश्यक है, जबकि हमने N2 का तो नहीं किया। तो ये हमारे पास नॉर्म लीनियर नहीं, उस वक्त ये कहलाएगी आधा नॉर्म कहलाएगा, यानी सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस कहलाएगी। तभी हमारे पास क्या कहलाएगी, सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस कहलाएगी। तो आपको इसी परिभाषा के नीचे लिखना है कि अगर हमने कंडीशन सेकंड को ड्रॉप कर दिया तो ये सिचुएशंस यहाँ अक्स ले लेना, और पहले मैंने बताया था वी यू वी चलते हैं तो आप वी ले लेना। मोस्ट ऑफ टाइम अपन अब ये लेके चलेंगे, तब ये हमारे पास सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस कहलाएगी। बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम में मान लो डेफिनेशंस पूछ लिया गया कि सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस किसे कहते हैं, तो ऐसे थोड़ी लिखोगे कि देखो सेकंड कंडीशन को ड्रॉप कर दिया, नहीं। तो उस वक्त आप डेफिनेशंस क्या लिखोगे, तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालो सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस, ठीक है। सेकंड हेडिंग डालो आप सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस। तो अब ये हमारे पास किसकी परिभाषा आ जाएगी, सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस की, SNLS, सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस। तो हम बोलेंगे कि लेट एक्स आर इज लीनियर स्पेस, देन ए मैपिंग एक्स इज आर सेड टू बी सेमी नॉर्म, है ना। उस वक्त हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास कहलाएगा सेमी नॉर्म इफ इट हैव फॉलोइंग। अब ये वर्ड हटा लो क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं गिरनी चाहिए। इफ इट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी बोल दो, इफ इट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ठीक है। N1 प्रॉपर्टी, फिर आप डायरेक्ट नाम दे देना नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, क्योंकि n नहीं लगाएंगे, n का मतलब तो अपने आप ही नॉर्म माना जाएगा। एंड एक्स इज सेड टू बी सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस।
सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस, यानी हमारी धरती भर भी अंतर नहीं होगा। बस जैसे ही सेमी आ जाता है आप N2 वाली प्रॉपर्टी खा जाना और ये पोस्टुलेट्स या एक्सोम जो दो शब्द लिखे हैं उनको गायब कर देना, क्योंकि उन शब्द का मतलब ही 100% सेटिस्फाई होता है। तो हमने एक छोड़ दी तो हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हमने शब्दों को ही हटा दिया, है ना। अरे भाई, जिसकी वजह से अड़चन आ रही थी, पोस्टुलेट्स या एक्सोम जैसे वर्ड की वजह से हम ये नहीं हटा सकते थे, तो हमने इसको हटा दिया और इसको हटा दिया। तो अब ये हमारे पास क्या कहलाएगी, सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस कहलाएगी। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस कहलाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारे पास आज दो छोटी डेफिनेशन से कि एक्चुअली हमारे पास नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होता है, लीनियर स्पेस क्या होता है, सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होता है, सिंबल क्या होते हैं, वेक्टर स्पेस क्या होता है ना। तो हमने बिल्कुल बारीकी से हमने ऐसी छोटी प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब हम इसी को और साथ साथ हमने यूनिट फर्स्ट की मेट्रिक स्पेस की परिभाषा को भी क्या किया है, कंपेयर किया है कि किस प्रकार ये उसके पैरेलल चलती है। ठीक है, तो यहाँ हमने 3 चीज़ें सीखी इस चैप्टर नंबर 2 में। सबसे पहले हमने सीखा कि हमारे पास वेक्टर स्पेस क्या होता है, या फिर हमारे पास लीनियर स्पेस क्या होता है। ठीक है, इसका सिंबल एक्चुअली होता है V/F, या आपको बदल के दे सकता है X/R। तो आप क्या मानोगे, ये वेक्टर ये फील्ड, तो ये वेक्टर और ये फील्ड है। ठीक है, और ये कैसे काम करता है, इसके अंदर एक स्केलर होता है और एक ये स्केलर का काम करेगा और ये हमारे पास वेक्टर का काम करेगा। और ये जो फील्ड होती है ये रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकती हैं, बट अपने को रियल ही लेके चलना है, क्योंकि हमारे पास जो मैपिंग डिफाइन था वो रियल की ओर था। ठीक है, फिर हमने सबसे सिंपल सी डेफिनेशंस लिखी कि हमारे पास नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होता है। फिर हमने सेकंड डेफिनेशंस क्या लिखी कि नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होता है। तो इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, NLS। तो आप तो इसका सिंबल याद रखना, अक्स लिखो तो अक्स लिख लेना, वी लिखो तो वी लिख लेना। ये हमारे पास नॉर्म लीनियर स्पेस ही कहलाता है। और मैपिंग किस प्रकार से डिफाइन है, इसकी मैपिंग किस प्रकार से डिफाइन है भाई, ये नॉर्म सच दैट अक्स टेस्ट टू आर, और ये V/F होता, V होता तो हम V ले लेते हैं, और आगे हमेशा रियल नंबर ही होगा। और इसके अंदर 4 कंडीशन N1 N2 N3 N4 होना आवश्यक है। तीसरी डेफिनेशन आ गई हमारे पास सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस। सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस, उसके अंदर आप समझ गए कि जो नॉर्म लीनियर स्पेस की सेकंड कंडीशन को ड्रॉप कर दो, इसीलिए मैंने नोट लगवा के पहले लिखवाया था कि अगर अपन सेकंड कंडीशन को ड्रॉप कर देते हैं, मतलब छोटे शॉर्टकट याद रखने का तरीका हो गया। बाकी एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको लिख के बता ही दिया। तो सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस को SNLS लिख के दे सकता है, सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस। इसकी परिभाषा 90% यही है, बस इसकी सेकंड पोजीशंस को हमें ड्रॉप आउट करना है। ठीक है, उम्मीद है ऐसी छोटी परिभाषाएं आपको अच्छे से याद आ रही होंगी। ये नॉर्म का साइन होता है डबल मोड टाइप में लगा के। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास एक छोटा सा मैटर। अब हम इससे मिलता जुलता एक थ्योरम कर लेते हैं, ताकि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है नॉर्म लीनियर स्पेस का ये और अच्छे से कवर हो जाए। तो आप सबसे पहले लगाइए थ्योरम नंबर 1। आप सबसे पहले लगाइए थ्योरम नंबर 1। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे ना पूछे बट समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे इसका स्टेटमेंट हम बहुत बार आने वाले लेक्चर्स में काम में लेंगे। ठीक है, तो इस थ्योरम का हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आएगा हमारे पास, प्रूव दैट एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस। अब मैं ऐसे लिख लूँ तो काम चल जाएगा क्या, प्रूव दैट आप लिख लेना पूरा। चलो एक बार तो मैं लिख देता हूँ, आगे अपन शॉर्ट में लिखेंगे। प्रूव दैट एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज
मेट्रिक स्पेस, यानी हमने जो फर्स्ट यूनिट में मेट्रिक स्पेस पढ़ा था उसके अंदर हमें कन्वर्ट करना है। तो प्रूव दैट एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज ए मेट्रिक स्पेस बट कन्वर्स में और मे नॉट बी ट्रू, बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। भाई कन्वर्स ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये हमारे पास इस थ्योरम का आपको स्टेटमेंट 100% याद रखना है। इसे हम आगे जो भी थ्योरम्स वगैरह करेंगे, कहीं भी ज़रूरत हुई तो हम तुरंत नॉर्मल लीनियर स्पेस को बोल देंगे कि भाई ये मेट्रिक स्पेस भी होता है। ठीक है, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये हिंट है। वैसे ये आगे CSIR नेट गेट जैसी एग्जाम में हमारे पास से काम आने वाला है। आजकल तो सेट भी चालू कर दी है राजस्थान में, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। उसमें ऐसे होता है कि IPS, ऐसे मत सोचना कि हाँ वही वाला IPS जो बच्चे तैयारी करते हैं, वो होता है NLS, वो होता है MS, है ना। ये सभी एक बड़े हॉस्पिटल्स या एक अधिकारी के कुछ ही जैसे नाम लगते हैं कि ये IPS है, ये NLS है, ये हमारे पास MS है ना। ये हमारे पास होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये हमारे पास क्या होता है भाई, इनर लिख लो आप, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा ये आगे चल के लाइफ में। अगर फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में जुड़ोगे तो भी जरूर काम आएगा। और MSc करने का पर्पज़ यही है कि भविष्य में आप फर्स्ट ग्रेड में तो जरूर एग्जाम दोगे। तो ये है हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये हमारे पास है नॉर्म लीनियर स्पेस, ये है हमारे पास है नॉर्म लीनियर स्पेस, और ये है हमारे पास है मेट्रिक स्पेस। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से रेगुलर पढ़ते हैं, वो तो जानते हैं कि सिंबल का मतलब क्या है, इफ ओनली है, कि जिधर एरो का साइन जो है वो 100% सत्य ये माना जाएगा। अगर ऐसे कर दूं तो ये लेफ्ट साइड मानो राइट प्रूव करो, कन्वर्सली राइट मानो लेफ्ट प्रूव करो, इफ एंड ओनली इफ में चला जाता है। मतलब इसको याद रखने का तरीका क्या है कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ऑल्सो नॉर्म लीनियर स्पेस। मतलब अगर कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो 100% नॉर्म लीनियर स्पेस होगा, बट इसका कन्वर्स ट्रू हो ऐसा आवश्यक नहीं है। फिर एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस है वो मेट्रिक स्पेस होगा, इसका कन्वर्स हो ऐसा आवश्यक नहीं है। और इनर प्रोडक्ट स्पेस आप MSc प्री में, पता भी नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बट वहाँ हमारे पास यूनिट 5th हुआ करती थी पेपर फर्स्ट में, एडवांस सब्सट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर, वहाँ इनर प्रोडक्ट स्पेस ही चला करते थे और कुछ ऐसे साइन आते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्म लीनियर स्पेस, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो एग्जाम के लिए, IPS NLS से MSS से शॉर्टकट वहाँ याद करवाया जाता है। और मेरा ये बताने का तात्पर्य ये है, अब आपकी ये थ्योरम याद हो गई कि एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज ए मेट्रिक स्पेस बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है वो इस तरीके से याद रखा जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ऑप्शन बना बना के स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स टाइप में दे दिया जाता है। ठीक है, तो अब हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है कि प्रूव दैट एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज ए मेट्रिक स्पेस। कहने का मतलब हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, नॉर्म को हम मेट्रिक में चेंज करेंगे, नॉर्म को हम क्या करेंगे, नॉर्म को हम चेंज करेंगे मेट्रिक के अंदर। बताना होगा एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज ए मेट्रिक स्पेस। सिंबल क्या होता है भाई इसका, अगर मैं अक्स लेके चलूंगा तो ये सिंबल होता है, लेके किस में जाना होगा, मेट्रिक का सिंबल अक्स ऑफ डी होता है। इसका मैपिंग क्या होता है भाई, नॉर्म सच दैट अक्स टेंड्स टू आर। इसका सिंबल क्या होता है भाई, डी बिलोंग अक्स टेंड्स टू आर, यानी रेंज इसकी हमेशा रियल नंबर में ही आएगी। इसका कंडीशंस क्या होता है, N1 N2 N3 N4, N1 N2 N3 एंड N4। यहाँ क्या लगेगा, मेट्रिक की कंडीशन M1 M2 M3 और M4। ठीक है, और ये होता है कहीं ना कहीं DXY जैसे टाइप में। तो इस क्वेश्चंस में हमें केवल ऐसे लैंग्वेज लिख के आएगी, कहीं भी हमें ये सिंबल नहीं दिए जाएंगे। तो आप मान लो आपने यहाँ V मान लिया है, कोई दिक्कत है, नॉर्म में मान सकते हो, तो आप उस वक्त मेट्रिक में भी कैपिटल V ही लेना। बट मैं तो ये सलाह दूंगा जब तक सिंबल नहीं लिख रहेंगे आप अक्स लिखने की ही हैबिट डाल लो, ताकि हमारे पास यूनिट फर्स्ट जो हमने सीख चुके हैं वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मेट्रिक स्पेस आपने कुछ इस प्रकार से सीखा होगा, है ना। तो मेट्रिक की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, DXY ग्रेटर 0 होना चाहिए, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशंस।
तो इसके प्रूफ में हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है भाई, इसके प्रूफ में हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले हमने माना कि लेट एक्स और ये बी ए नॉर्म लीनियर स्पेस। हमने क्या माना कि लेट एक्स और ये नॉर्म का साइन है बी ए नॉर्म लीनियर स्पेस, बी ए नॉर्म लीनियर स्पेस। क्योंकि ध्यान दो, एक प्रकार से ये गिवन का ही काम करेगा क्या कि देखो सिद्ध करो भाई एवरी एनएलएस एमएस होता है। तो हम मानेंगे कि भाई एक्स और नॉर्म क्या है, हमारे पास एक नॉर्म लीनियर स्पेस है। इसका मतलब हमारे पास इसकी 4 कंडीशन सेटिस्फाई हैं। कौन सी कंडीशन भाई? पहली वाली कंडीशन से ग्रेटर 0 एवरीवेयर बिलोंग। नॉर्म की सेकंड कंडीशन से इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ। तो हम यहाँ क्या लेके चलें? अक्स लेके चलें, तो मैं छोटा अक्स ले लूँ और बता दूँ अक्स किस में बिलोंग करता है, अक्स के अंदर। सेकंड कंडीशन अक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ अक्स बराबर 0 एवरीवेयर अक्स बिलोंग करता है अक्स के अंदर। नॉर्म की थर्ड कंडीशन क्या आ गई? एल्फा इंटू अक्स है, एल्फा इंटू अक्स है, तो एल्फा के तो हमें मोड लगा के लाना है। ध्यान देना भाई, एल्फा के तो हमें मोड लगा के लाना है। और ये नॉर्म अक्स, अभी तो मैं न जाने कितनी बार बताऊंगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। एल्फा वो बिलोंग करेगी रियल नंबर के अंदर, अक्स बिलोंग करेगी अक्स के अंदर। ऐसे मत लिख देना कि एल्फा बिलोंग करेगी अक्स के अंदर। एग्जामिनर ऐसी बातों का बहुत ध्यान देता है क्योंकि उसको पता होता है कि वेक्टर ऑलरेडी वेक्टर के अंदर वेक्टर, ये वेक्टर हैं, ये हमेशा अक्स के अंदर जाएंगे और जो स्केलर है वो रियल के अंदर जाएंगे। रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, बट हमारे पास यहाँ रियल ही होंगे, कॉम्प्लेक्स ही नहीं होगा। और फोर्थ कंडीशन क्या है हमारे पास है u प्लस वी, ले से u प्लस वी एवरीवेयर यू वी। अब देखो आपने ऊपर लिखते हुए अक्स आए हैं तो यहाँ यू वी मत लिख देना, तो आप यहाँ क्या लिख लोगे? अक्स और वाई, अक्स और वाई। तो नॉर्म ऑफ अक्स नॉर्म ऑफ वाई एवरीवेयर अक्स वाई क्या है? वेक्टर हैं। ये किस में बिलोंग करेंगे? कैपिटल अक्स के अंदर बिलोंग करेंगे। मतलब इस थ्योरम के अंदर कहीं ना कहीं हमें नॉर्म लीनियर स्पेस है वो हमारे पास से दिया हुआ है का काम करेगा। यस, इसके अंदर हमारे पास ये जो एनएलएस है नॉर्म लीनियर स्पेस है, ये किसका काम करेगा? गिवन का काम करेगा। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, अब हमें सिद्ध करना है कि नाउ हियर वी हैव टू शो दैट एनएलएस इज यानी नॉर्म लीनियर स्पेस इज मेट्रिक स्पेस। कन्वर्स वाला पार्ट अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये जहां एनएलएस लिखा है उसके पहले या ब्रैकेट में एनएलएस लगा लेना ताकि हम आगे इसको लिख चुके। तो नाउ हियर वी हैव टू शो दैट नॉर्म लीनियर स्पेस इज मेट्रिक स्पेस। समझ गए भाई कि हमारे पास गिवन क्या है? प्रूव दैट, ये तो हमें सिद्ध करना है क्या कि एवरी एनएलएस एमएस में जाता है। तो हमने मान लिया कि ये एक एनएलएस है और एनएलएस अगर होगा तो 4 कंडीशन इसकी 100% होने वाली हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि एनएलएस किसके अंदर चला जाए? मेट्रिक स्पेस के अंदर ही चला जाए। अब देखो मेट्रिक स्पेस क्या है हमारे पास? फॉर मेट्रिक स्पेस, अब हमारे पास मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशंस लिखो। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि पहले आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट लेक्चर 11 पता होना जरूरी है। आपके खुद के हाथ से अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो अब मेट्रिक स्पेस से रिलेटेड आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। और अगर आपने फर्स्ट नहीं पढ़ी है, इक्के दुक्के लेक्चर्स देखे हैं, तो अब आगे जो भी चलेगा बस वो राम भरोसे ही चलने वाला। हालांकि मैं समझा दूंगा, एक बार समझ में भी आ जाएगा, बट जब बारी खुद से लिखने की आएगी आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। अब बताओ मेट्रिक स्पेस के लिए हमें क्या करना है? फॉर मेट्रिक स्पेस लेट ए मैपिंग, लेट ए मैपिंग। बताओ मेट्रिक स्पेस में मैपिंग कैसे होती है? अक्स क्रॉस अक्स टेंड्स टू आर। अरे अक्स क्रॉस अक्स टेंड्स टू आर, और यहाँ मेट्रिक के लिए किसका सिंबल आता है? छोटे डी का। अक्स क्रॉस अक्स टेंड्स टू आर। और किस प्रकार से डिफाइन है? हम मान लेंगे कोई भी एक एग्जाम्पल के रूप में मानेंगे। इज डिफाइन एज, माना कि वो ऐसे डिफाइन है डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ध्यान देना भाई एक बार,
ये एग्जाम्पल हम यूनिट फर्स्ट में कर चुके हैं। यस, ये एग्जाम्पल हम यूनिट फर्स्ट में कर चुके हैं और मैं लेक्चर नंबर 1 के अंदर ही सिद्ध करवा चुका हूं कि dxy इज इक्वल टू मॉडुलस के अंदर x माइनस वाई हमेशा एक मेट्रिक स्पेस होता है, हमेशा एक मेट्रिक स्पेस होता है। और इसको हमने वहां यूजुअल मेट्रिक स्पेस नाम दिया था, वहां हमने इसको यूजुअल मेट्रिक स्पेस नाम दिया था। मैं बोला चाहे तो आप XD लिख लेना, चाहे आप RD लिख लेना और बता देना XY बिलोंग करते हैं R के अंदर। बट आज अपन RD नहीं लिखेंगे क्योंकि R हमारे पास किसका काम कर रहा है? अरे भाई R हमारे पास से फील्ड अदिश का काम कर रहा है, स्केलर का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या होगी? मेट्रिक स्पेस डिफाइन होगी। ये हमारे पास क्या होगी? मेट्रिक स्पेस डिफाइन होगी, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि ये जो NLS है ये मेट्रिक के अंदर चला जाए। अब आपको पता है मेट्रिक की 4 कंडीशन होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपको पता ही है मेट्रिक की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि ये ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। अरे मेट्रिक की फर्स्ट कंडीशन, मेट्रिक की सेकंड कंडीशन dxy बराबर 0 है इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। मेट्रिक की थर्ड कंडीशन सिमेट्रिक होती है, x y को उल्टा करके yx लिख दो। और फोर्थ प्रॉपर्टी में ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी आ जाता है, y है तो x z में चला जाएगा और z से y चला जाएगा, है ना। ये हमारे पास मेट्रिक की फोर्थ कंडीशंस होती हैं और इसे आप मान लो इक्वेशंस नंबर 1। ठीक है, तो ये जो x और y लिए किसके अंदर जाएंगे? इस कैपिटल X के अंदर। और ऊपर जो हमने सेट x लिया है ये x y भी किसके अंदर है? x के अंदर। यानी अब हम इसका यूज इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो लगाइए सबसे पहले मेट्रिक की फर्स्ट कंडीशंस लगाइए। अब देखो ये मेट्रिक स्पेस है, देखो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस की लैंग्वेज घूम जाती है। अब हमें नॉर्म बनाना है। ये बताइए एक प्रकार से सिंपल एकदम रिलैक्स होकर सोचिए कि ये वैल्यू हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। अरे ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। अगर मैं दोबारा भी ये लगा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? आना तो पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसा लगाने पे क्या हो गया? हमारे पास एक नॉर्म जैसा साइन बन गया कि ये हमारे पास एक नॉर्म लीनियर स्पेस होता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन है कि dxy, पहली कंडीशन है हमारे पास है dxy। और बताइए dxy इज इक्वल टू क्या है? नॉर्म ऑफ x माइनस y। अब देखिए कि ये जो नॉर्म ऑफ x है, मतलब इस नॉर्म के अंदर जो भी वैल्यू है वो क्या होती है? ग्रेटर 0। इस नॉर्म के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है? ग्रेटर 0। तो मैंने तुरंत इसको क्या लिख दिया? ग्रेटर 0। क्यों? बाई n1। तो आप लिख देना बाई n1। और इसीलिए मैंने यहाँ n1, n2, n3, n4 लिखा था। या फिर आप इसको नाम देते फिरते इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, तो ऐसे बहुत सारी इक्वेशन हो जाती। इसलिए याद रखना n1 नॉर्म की फर्स्ट कंडीशन, n2 नॉर्म की सेकंड कंडीशन, इसी प्रकार m1 मेट्रिक की फर्स्ट कंडीशन, m2 मेट्रिक की सेकंड कंडीशन। ठीक है, और बता देना कि एवरीवेयर एक्स वाई किस में बिलोंग करते हैं? एक्स के अंदर बिलोंग करते हैं। यानी इस प्रॉपर्टी में हमें केवल ऊपर वाली ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई है। ठीक है, चलो एक बार हमें बराबर 0 और दिखा दे तो और ऊपर वाला आ जाएगा ना। तो चलो हमने मान लिया कि मेट्रिक की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब आ जाओ M2 के अंदर, अब आ जाओ M2 के अंदर। N2 की कंडीशंस क्या कहती है वो आ जाओ, कंपैरिजन करो N2 से कि अगर मोड के x बराबर 0 है तो क्या होगा? दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0। तो सेकंड कंडीशंस क्या कहती है हमारे पास है कि dxy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ। dxy किस प्रकार से डिफाइन है? यूजिंग इक्वेशंस 1 इस प्रकार से डिफाइन है और ये आ जाएगा बराबर 0। अब सेकंड कहती है कि नॉर्म के अंदर अगर कोई वैल्यू 0 है तो वो उसके बराबर भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो वो उसके बराबर भी क्या आएगा? 0 आएगा। लिख देना यूजिंग n2 या बाई n2। भाई n2 कंडीशन क्या कहती है? नॉर्म के अंदर जो वैल्यू आ रही है अगर उसके बराबर 0 तो खुद उससे वेक्टर के बराबर क्या है? 0। तो नॉर्म के अंदर हमेशा वेक्टर है तो वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर x माइनस वाई था, हमने x माइनस वाई बराबर क्या कर दिया? 0 कर दिया। अब y को इधर ले जाइए। एवरीवेयर x y किस में बिलोंग करेंगे? सेट x के अंदर। और ये इधर ऐसा कैसा?
तो हम बोल सकते हैं dxy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। अब ये dxy 0 आ गया तो हम इक्वल वाला साइन भी लगा सकते हैं जो हमारे पास m1 में नहीं लगा था। तो कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई एंड कंडीशन सेकेंड सेटिस्फाई। ठीक है, अब आ जाइए m3 कंडीशंस में। अकॉर्डिंग टू m3 कंडीशंस हमें क्या लेके आना है, dxy है वो dyx के बराबर लेके आना है। देखो m3 कंडीशन है मेट्रिक की, उसमें हमें क्या करना है, dxy को किस प्रकार से डिफाइन है पहले तो ये बताओ। ये x माइनस वाई के हिसाब से है। ठीक है, लेके क्या आना है हमें, y माइनस एक्स लेके आना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो कि इसके अंदर मैंने माइनस एक साइन कॉमन ले लिया और इसको मैंने बोल दिया y माइनस एक्स। देखिए बड़े ही ध्यान से मैंने क्या कर लिया, माइनस का साइन कॉमन ले लिया और इसको बोल दिया मैंने y माइनस एक्स। यही बचेगा क्या, यस। अब n3 कंडीशन देखिए, हमारे पास n3 कंडीशन क्या कहती है, इसकी तरफ आप ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास एक स्केलर है एल्फा, क्या ये हमारे पास स्केलर है, यस। क्यों, क्या स्केलर हमारे पास रियल नंबर में जाता है, तो हम बोलेंगे हाँ जी, -1 हो रियल नंबर का एक एलिमेंट है या एक सदस्य है, फिर हम ठीक हैं। x की जगह कौन आ गया, y माइनस एक्स, कोई बात नहीं, ये भी वेक्टर है और ये भी डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर है। तो देखो एल्फा इंटू एक्स को क्या लिखा है, एल्फा के तो आप भाई साहब मोड लगाइए, ये मोड लगा दीजिए, और बचे हुए जो वेक्टर था उसके अंदर आपको क्या लगाना है, स्केलर लगाना है। ये हमने स्केलर लगा दिया, किसकी कंडीशन से भाई, बाई n3। डायरेक्ट आप तो ऐसे लिख देना बाई n3। क्यों जी, कोई दिक्कत भाई, एक स्केलर है एक वेक्टर है, तो ये स्केलर डॉट वेक्टर, स्केलर के तो क्या लग गया, मॉडुलस लग गया और इसके वेक्टर लग गया। अब बताइए मॉडुलस के अंदर -1 लो, इसको बाहर निकालोगे तो क्या आएगा भाई, -1 क्या हो जाएगा, +1 लिखने की जरूरत नहीं है। और y माइनस एक्स आ गया तो आप इसको क्या लिख सकते हो, dyx। आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर आप ठीक ठीक देख पा रहे हो तो इसे dyx। अरे x माइनस वाई में पहले x y, तो फिर पहले y है तो y, x है तो x। ठीक है, और बता देना एवरीवेयर x y बिलोंग करते हैं x के अंदर, एवरीवेयर x y बिलोंग करते हैं x के अंदर। तो ये हमारे पास m3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यहाँ हमारे पास ये बहुत ही काम की बात है, -1 बाहर निकाला तो मॉडुलस के अंदर ये प्लस चला जाएगा। ठीक है, अब कौन सी कंडीशंस बच गई, m4th कंडीशन। m4th कंडीशन तो लगभग सीधी ही है। ठीक है, m4 कंडीशन से वो तो हमारे पास है लगभग बिल्कुल सेम टू सेम ही है। m4 कंडीशन के लिए क्या लिखोगे आप, dxy क्या है हमारे पास है, x माइनस वाई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, कैंसिल करोगे तो वापस यही आएगा। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, किसकी कंडीशन से भाई, नॉर्म लीनियर की 4th कंडीशन से। देख लो 4th कंडीशन क्या कहती है कि अगर आप x प्लस वाई करते हो तो लेस इक्वल का साइन लगा के x का नॉर्म अलग ले जाइए, y का अलग ले जाइए। तो मैंने इसका अलग ले आया और इसका अलग ले आया। और अब बताइए x माइनस जेड हमारे पास क्या बच गया, ये x और z है, मतलब ये मेट्रिक x z है, ये z और y है, ये मतलब z और y है। और इक्वेशंस 1 के अकॉर्डिंग, और बता देना एवरीवेयर x y z किसके अंदर जाएंगे, कैपिटल x के अंदर, यस कैपिटल x के अंदर। तो ये हमारे पास मेट्रिक की 4th कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हम क्या बोलेंगे, चारों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद अतः हम कह सकते हैं कि x और d हमारे पास क्या है, एक मेट्रिक स्पेस है। x और d हमारे पास क्या है, एक मेट्रिक स्पेस। अरे मेट्रिक स्पेस का सिंबल क्या होता है, x ऑफ d ही तो होता है यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो हम लिखेंगे हेंस वी से दैट चारों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद x d इज मेट्रिक स्पेस, x d इज मेट्रिक स्पेस। सो वी से दैट एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज, so we say that every norm linear space is metric space,
यस एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज ए मेट्रिक स्पेस। ठीक है, अभी हमें इसके कन्वर्स की और जांच करनी है, थ्योरम पूरी नहीं हुई तो आपको ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। ये एग्जाम्पल का अगर मैं ये वाला एक बार हटाऊं तो मैं यूनिट फर्स्ट में प्रूफ करवा चुका हूं। अब जिस बच्चे की यूनिट फर्स्ट नहीं पढ़ी हुई उसका कुछ नहीं होगा, वो पहले यूनिट फर्स्ट पढ़िए। अब इसके मैंने ये लगा दिया है ताकि एक रिलेशन बन जाए नॉर्म के अंदर और मेट्रिक के अंदर, क्योंकि एक्स माइनस वाई आयतों का पॉजिटिव दोबारा मोड लगा दिया तो भी क्या होना है, पॉजिटिव होना। और दोबारा लगाते ही हमारे पास नॉर्म जैसा एक साइन बन गया है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा कि देखो भाई एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस है वो क्या होती है, मेट्रिक स्पेस होती है। अब हमें इसका कन्वर्स और प्रूफ करना है। ठीक है, अब लिखेंगे बट कन्वर्स ऑफ अबोव, लिख देना बट कन्वर्स ऑफ, यहां लिखोगे ना, लिख देना कन्वर्स ऑफ अबोव थ्योरम इज नॉट ट्रू, ऑफ अबोव थ्योरम, ऑफ अबोव थ्योरम इज नॉट ट्रू। अगला बोल ही रहा कि भाई सिद्ध करो कि इसका ट्रू नहीं है, मे नॉट बी ट्रू लिखा है तो अब लिख देना बट कन्वर्स ऑफ अबोव थ्योरम इज मे नॉट बी ट्रू। एक एक शब्द का बहुत ध्यान रखना है भाई आपको, तब जाके आपका ये पेपर बहुत ही इजी बन जाएगा। और अगर अपने शब्दों का ही खेल है इसके अंदर, थ्योरम्स वगैरह शिफ्टिंग करना है, उधर हटा के उधर, उधर उठा के इधर, इससे क्या है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाएगी। समझते हो ना, अभी आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है इधर से उधर प्रैक्टिस करके, और इसी को ही आगे चल के समझदारी कहते हैं या मैच्योर हो जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, फिर ऐसे बचकानी बातें नहीं करोगे कि सर 1000 रुपये में एमएससी का कोर्स करा दो, 500 रुपये में करा दो, फलाना वाला 1000 में करा रहा है वो 100 रुपये में करवा रहा है ना। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ एक सही कीमत चुकानी पड़ती है सही नॉलेज के लिए। तो अपना फीस है वो ना तो कम है और ना ही ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। 6000 रुपये मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमें इसका एक कन्वर्स प्रूफ करना है कि हमारे पास क्या नहीं है, मेट्रिक स्पेस ना आ जाए। मतलब अब मेट्रिक स्पेस से हमें वापस नॉर्म लेके आना है। अरे भाई कन्वर्स का मतलब क्या हो गया, पहले तो हमने नॉर्म लीनियर स्पेस से हम मेट्रिक स्पेस ले आए, अब इसका कन्वर्सली हमें नॉट ट्रू करना है। अब हमें मेट्रिक स्पेस से नॉर्म लीनियर स्पेस नहीं आना चाहिए। तो अब की बार गिवन का काम कौन करेगा, मेट्रिक स्पेस की 4 कंडीशन ये तो काम करेंगे गिवन की, और लेके किसकी आनी है, नॉर्म लीनियर स्पेस की। और इसका कन्वर्स एक एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूफ करेंगे। तो आप यहाँ लिखोगे बिल्कुल कि हमने माना लेटे डी बिलोंग अक्स क्रॉस अक्स टेस्ट टू, बताओ क्या लिखूं मैं, आर, और ये क्या हो जाएगी, इज डिफाइन बाई। ठीक है, क्यों, अब की बार कन्वर्सली पार्ट करना है तो ये मेट्रिक स्पेस गिवन का काम करेगा। तो हम लिखेंगे कि लेटे कैपिटल अक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस, कैपिटल अक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस, देन ए मैपिंग, मेट्रिक स्पेस की मैपिंग लगाओगे तो मेट्रिक स्पेस की मैपिंग क्या होती है, अक्स क्रॉस अक्स टेस्ट टू आर इज डिफाइन बाई। और अब ये किस प्रकार से डिफाइन है, तो इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल याद रखना है कि यहाँ हम आगे क्या लिखें, तो याद रखना कि ये हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस होता है, ये हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस होता है। एवरीवेयर अक्स वाई बिलोंग करेंगे अक्स के अंदर। आप इसे इक्वेशंस नंबर 2 मानिए, 1 हम मान चुके हैं इसके पहले वाले पार्ट के अंदर। तो अब ध्यान रखना हमें कन्वर्स के अंदर क्या करना है, पहले हमने वहां नॉर्म को माने थे, n1 n2 n3 n4 गिवन का काम कर रही थी, ms सिद्ध किया था। अब कन्वर्सली हमें ms गिवन का काम करेगा और nls लेके नहीं आना है, मे नॉट बी ट्रू करना है। इसलिए हमने जानबूझ के इस एग्जाम्पल को लिया ताकि ये मे नॉट बी ट्रू आ जाए। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं अगर हमने कंडीशंस तोड़ दी नॉर्म लीनियर स्पेस की तो हम बोल सकते हैं कि ट्रू नहीं होगा। अरे कौन कौन सी कंडीशन होती है नॉर्म की, तो मैं फटाफट अगर मैं नॉर्म की कंडीशन लिखूं तो पहली होती है अक्स ग्रेटर 0, है ना। सेकंड होती है
x इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। थर्ड क्या होती है, एल्फा x नॉर्म क्या है बराबर होती है एल्फा इंटू नॉर्म ऑफ x। और फोर्थ क्या होती है, x प्लस वाई है वो नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, है ना। एवरीवेयर x बिलोंग करेगा x के अंदर, एल्फा बिलोंग करेगा r के अंदर, x y बिलोंग करेंगे उसके अंदर। अब अगर मैं हमने किसी भी एक कंडीशंस को अनसेटिस्फाई कर दिया, नॉट सेटिस्फाई कर दिया, तो हम बोल सकते हैं कि इसका कन्वर्स नोट में भी ट्रू होगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहां लिखूंगा कि चूंकि dx y इज इक्वल टू क्या है, अभी अभी हमने माना था, अरे अभी अभी इसको देखो, एग्जांपल को बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे कि छोटा सा कन्वर्स पार्ट आपको लिखना है। एवरीवेयर x y बिलोंग करेंगे x के अंदर यूजिंग 1 में, क्योंकि हमने इसका उल्टा सिद्ध किया था तो इस एग्जांपल को हम काम में ले सकते हैं। सो फ्रॉम टू, सो इस dx y की जगह आपने क्या रख दिया, x माइनस वाई, और ये क्या आ गया x माइनस वाई 1 प्लस x माइनस वाई। ठीक है, अब ऐसे सोचो x क्या है, वेक्टर है, y भी एक वेक्टर है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, ये भी एक वेक्टर है। तो इसको कोई नया वेक्टर मान लो, जैसे मान लिया x y है तो z, एवरीवेयर z भी किस में बिलोंग करेगा, x में बिलोंग करेगा। सो अब ये क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास z, और ये आ जाएगा मॉडुलस में z 1 प्लस मॉडुलस z, 1 प्लस मॉडुलस z। इसको आप मान लो इक्वेशंस नंबर 3, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मे नॉट बी ट्रू करवाना, तो वापस इतनी प्रोसेस हमको नहीं लिखना, हम एक छोटी सी बात से ही इसको नॉट सेटिस्फाई कर देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कोई भी एक कंडीशन इनमें से नॉट सेटिस्फाई कर दो तो हम बोल देंगे कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता है। नाउ शिफ्ट आप ये जो z है ना, इसी को वेक्टर माना, इसकी जगह आप एक बार एल्फा z लिख के देखो और बताना भाई एल्फा स्केलर है r के अंदर और z बिलोंग है x के अंदर। सो फ्रॉम इक्वेशंस 3 ये कितना आ जाएगा, एल्फा इंटू जेड, यहाँ z की जगह आप क्या लिखोगे, एल्फा z, और 1 प्लस एल्फा z, और इसकी जगह आप क्या लिखोगे 1 प्लस एल्फा और z। ठीक है, ये हमने z की जगह एल्फा z सीधे कर लिया। अब बताइए क्या इसके बराबर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल्फा इंटू जेड, क्या भाई इतना सा होता तो चल जाता, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल्फा इंटू नॉर्म ऑफ जेड, नहीं, क्योंकि देखो इससे होगा ही नहीं, और ऐसे नहीं होगा तो ये कंडीशन हमारे पास टूट गई, ये कंडीशन हमारे पास से टूट गई, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इंप्लाइज, सो वी से दैट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, सीधा ही बोल देना आप, तो कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, क्योंकि हम इसके ऊपर वाले पार्ट में इसको पूरा समझा चुके हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में समझाने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो आप एक छोटा सा ये एग्जाम्पल याद रख लो, इस एग्जाम्पल की मदद से आप इसके कन्वर्स को नॉट ट्रू कर सकते हैं, और अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लिया तो वो गलती से सिद्ध हो जाएगा। क्यों, ये गारंटी तो नहीं कहता ना कि सत्य नहीं हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही प्रकार की पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं अपने आप में ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शब्द बोलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक थ्योरम थी, इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि प्रूव दैट एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज ए मेट्रिक स्पेस बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, है ना। तो ये हुई अपने बात, हमने छोटी छोटी सीखी 3-4 बातें कि वेक्टर स्पेस हमारे पास क्या होता है या लीनियर स्पेस क्या होता है। फिर नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन 2 प्रकार से लिख के देख ली, सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस, मैट्रिक की नॉर्म की सेकंड कंडीशन ड्रॉप कर दोगे। उसके बाद इस थ्योरम का एक स्टेटमेंट, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, हालांकि आज तक नहीं पूछी गई है, फिर भी दिया जा सकता है, और ये अपने पास बुक में दी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास है बुक में पेज नंबर, देखो ये सीधा ये पेज 19 के ऊपर दी हुई है, ये जो थ्योरम थी पेज नंबर 19 के ऊपर है, और ये डायरेक्ट नहीं दी गई है, इसको घुमा फिरा के एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा लिखा गया है। ठीक है भाई, तो ये थी आज हमारे पास लेक्चर्स नंबर 1 के अंदर
जो हमने सिंपल तरीके से नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन सीख लिया। कुल मिला के हम तुरंत लिख सकते हैं n1 कंडीशन, n2 कंडीशन, n3 कंडीशन और n4 कंडीशंस। और सिंबल क्या होता है, तो आप अक्स, ज़्यादातर आप अक्स लेके चलना या आप इसको v भी लेके चल सकते हो, पर v रहने देना, क्योंकि मोस्ट ऑफ एक्सरसाइज में हमें अक्स ही लेके चलना है, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में हम पूरी यूनिट के अंदर कैपिटल अक्स सेट लेके काम चलाया था, तो इस यूनिट में भी हम कैपिटल अक्स लिख के ही काम चलाएंगे। बस इसलिए समझाया था कि अगर एग्जाम में वी आ जाए तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरतें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें दीजिए इजाज़त। आज के इस लेक्चर्स में इतना ही काफ़ी है। इससे पहले हम सेकंड लेक्चर्स आगे पढ़ाएं, उससे पहले आपने जो अपने नोट्स बनाए हैं ये आप एक बार तैयार करेंगे, 2 बार ये परिभाषा बिना देखे लिखेंगे और इस थ्योरम को भी 2 बार प्रूफ करेंगे, ताकि जैसे हम सेकंड लेक्चर्स पढ़ें तो हमें पीछे बार बार पलट के नहीं देखना पड़े और आपको समझ में आए कि हाँ ये नॉर्मल लीनियर स्पेस होता है, ये अप्लाई ऐसे किया जाता है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट होता है। तो धीरे धीरे अगर आप साथ साथ लिखते चलोगे, लेक्चर वाइज लेक्चर्स आगे चलते रहोगे, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। और ये आपने यूनिट फर्स्ट के अंदर देख लिया होगा कि जैसे जैसे आगे यूनिट में बढ़े, क्योंकि अब मैं सेकंड यूनिट में, यूनिट का नाम आ रहा है सेकंड यूनिट के सेकंड लेक्चर के अंदर, अब मैं आपको कॉची सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, उनकी परिभाषा लिखूंगा। तो मैं मान के चलूंगा कि उससे पहले आपने यूनिट फर्स्ट में कॉची सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस, कंप्लीट मेट्रिक स्पेस इन मेट्रिक स्पेस, अरे पढ़ा था ना आपने 3 चीजें, कॉची सीक्वेंस, कॉची से पहले कन्वर्जेंट सीक्वेंस, सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस, ये तो थी हमारे पास यूनिट फर्स्ट में अक्स डी के लिए। आज हम पढ़ेंगे अक्स और नॉर्म के लिए। आज हम किसके लिए पढ़ेंगे, अक्स और नॉर्म के लिए। अरे फर्क क्या है, ये तो रखो रहा मेट्रिक स्पेस, ये डी बताएगा मेट्रिक और ये बताएगा नॉर्म लीनियर स्पेस। तो ये हम वापस ये चीज़ें पढ़ेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, कॉची सीक्वेंस क्या होती है, तो मैं पीछे वाली यूनिट फर्स्ट की ही रिपीट करूँगा। ठीक है, तो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर।